ठीक है। ये बहुत कुछ देखिए, सीखने के लिए ना कोई उम्र होती और ना कोई समय। पढ़ाई के अलावा भी आप बहुत कुछ चीज़ें बातों के माध्यम से सीख सकते हो। तो राजनीति में मेरा इंटरेस्ट भी है, हालांकि यहाँ मैं राजनीति करता नहीं, लेकिन बबीता हमारी बहन की तरह है और लगातार कई सालों से हम संपर्क में हैं। तो जब भी कोई सलाह मशवरा करना होता है, कोई बातचीत होती है, तो अक्सर ये मेरे पास आ जाती है। तो मैं ही इसको एक दिन सलाह दे रहा था कि आप थोड़ा सा ना बच्चों के बीच में हल्का करना स्टार्ट करो कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे थे और आपने कोचिंग की भी और इस चीज़ों को अच्छे से देखा भी, बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होता है, क्या किस तरह बच्चे रहते हैं, क्या कमियां हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो मैंने कहा था कि एक दिन बच्चों से आगे मिलना, तो अचानक हालांकि इसने मुझे बताया है नहीं कि मैं आ रही हूँ, मुझे ऑफिस में दिखाई कि आगे हम। तो चलो फिर मैं चाहूँगा कि कुछ बातें जो बबीता जी खुद बताए वो बेहतर होगा। अब मैं क्वालिफिकेशन बता दूँ, ये है वो मिले कुछ और, ठीक है। तो माइक सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज आ रही है मेरी सबको? मैं अपना इंट्रोडक्शन देती सबसे पहले। मेरा नाम बबीता भारती है और शायद आप लोग मेरे को जानते हो क्योंकि मैं यहाँ जो आंदोलन हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विस का, उनमें इसमें काफ़ी एक्टिव थी, उसको लीडिंग मैंने किया था। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि मैंने एमएससी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमए किया ज्योग्राफी से और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। मैंने आरएस मेंस, हरियाणा एसएस मेंस, यूपीएससी ये सब किए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, उस टाइम एग्जाम में नहीं बैठने दिया था कोविड की वजह से। इस टाइम बहुत सारे बच्चे जो इम्पैक्ट हुए क्योंकि जो डॉक्टर्स थे या पुलिस में थे वो भी तैयारी करते थे, तो बहुत सारे को एग्जाम में बैठने से रोका गया। जिसके घर में किसी को कोविड था उसको भी। तब हम इस आंदोलन में आए और हमने स्टूडेंट्स के जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो एसएससी के मुद्दे थे, एज रिकवरिंग का इशू था, वो सॉल्व भी हुआ था जो हमने उठाया। तो और जो अग्निपथ के बच्चे थे उनकी बातें हमने उठाई थी। बैंकिंग वाले उनका जो इशू था वो हमने उठाया था। एसएससी जीडी वालों का जो इशू अपॉइंटमेंट का था वो हमने उठाया था। उसमें कुछ चीज़ें सॉल्व होगी, कुछ नहीं हो पाई। तो जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जब मैं आई थी तब भी मेरा मतलब यही था कि मेरे को राजनीति में जाना है, लेकिन पहले मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में सीखना है। जाके यूपीएससी के थ्रू अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मेरे को 5 साल जॉब करके फिर राजनीति में आना है। जब लोकपाल आंदोलन हुआ था उसमें भी मैं हमेशा से सोशल वर्क है उसमें मतलब मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं जाती रहती थी, किन चीज़ों को देखती रहती थी कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। फिर ये आंदोलन जो हुआ तो उसके मतलब ऑटोमेटिक एक रुझान बन गया कि अब तो सिर्फ सिविल सर्विस अगर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद सिर्फ राजनीति बचती है अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सर्व करना चाहते हो तो। और दूसरी बात जब मैं इस आंदोलन में आई, हम बहुत सारे जो एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबसे हम लोग मिले, लेकिन जब स्टूडेंट की बात आती ना तो कोई उस बात को ज़्यादा मतलब सीरियसली लेता ही नहीं है। आप डॉक्टर्स के आंदोलन देख लो, एक दिन में उनका सोल्यूशन हो जाता है क्योंकि वो पेशेंट को देखना छोड़ देंगे, एक बार्गेनिंग पावर है उनके पास। टीचर्स का देख लो, पढ़ाना छोड़ देंगे, 2 दिन में उनका सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स की कोई भी डिमांड है, अभी एसएससी के बच्चे आ रहे थे कि वो कुछ कट ऑफ नंबर ऑफ जो बच्चे हैं वो कम सेलेक्ट किए गए 8% के आसपास, जिसमें 12 से 16% के आसपास होने के लिए, तो वो वाला इशू था। लेकिन स्टूडेंट की बात तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। जब भी आंदोलन आप करो तो आपको आंदोलन के लिए जगह नहीं दी जाएगी, डंडे पड़ने लग जाते हैं, कोई परमिशन नहीं मिलती है। और 2014 की बात तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा हो गया, पहले ऐसा जो चीज़ें नहीं थी। सिर्फ एक हमारा आंदोलन था जिसको दिल्ली में बैठने की जगह मिली है, नहीं कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें दिल्ली में बैठने को कोई जगह मिली हो बच्चों को। तो फिर मैंने यही सोचा कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के बीच से जाए, क्योंकि हर किसी का एक वो होता है कि वो कहाँ से आया है, भाई जेएनयू से आया है, डीयू से आया है, या कहाँ से आया है। तो मेरी जो पहचान है वो सिविल सर्विस जो मुखर्जी नगर है, यहाँ पर जो तैयारी होती है उन बच्चों के बीच से मैं आई हूँ। तो अगर मैं कल हमने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाई थी जिसमें ये था कि जो अवेलेबल गवर्नमेंट सेक्टर का रोजगार है, पहली बात तो है ही बहुत कम, 2.4% के आसपास है, जबकि आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो 11 से 12% गवर्नमेंट सेक्टर का रोजगार होता है। क्योंकि जब आप गुड गवर्नेंस देना चाहते हो, एक अच्छा सुशासन देना चाहते हो, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव की मशीनरी भी तो होनी चाहिए ना। अब यहाँ जनसंख्या इतनी मान लो लाखों में है,
लाख की जनसंख्या है, डॉक्टर है, कैसे गुड गवर्नेंस देगा? तो बात ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होती है वैसे वैसे हर 10 साल में वैकेंसीज भी इंक्रीज होती है, और जितनी वैकेंसीज हैं उनको टाइम टू टाइम भरना चाहिए। जैसे इलेक्शन जो है वो हर 5 साल में आता है, फिर डेट हो जाता है, लेकिन वैकेंसी है जब इलेक्शन आएगा ना उस टाइम बांटना स्टार्ट करेंगे कि लोग बच्चे देखें कि इस गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है और इस बार आप इनको वोट दे दो। अगले 4 साल फिर आपको कोई याद नहीं करेगा। उसके बाद पेपर आउट होते रहेंगे, आप कितनी बार उठा लो, अगर कोई पकड़े जाए तो बता देना, पकड़े भी गए तो पैसे देके छूट जाएंगे, कोई 1-2 मछली हाथ में कर दे दो। उसके बाद बात यह है कि हर एग्जाम का एक टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे यूपीएससी का है, सबको पता है कि भाई फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, अगस्त सितंबर में जाके मेंस हो जाएगा, मेंस के बाद इतने टाइम पे इंटरव्यू होगा, फाइनल किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यही प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो हर एग्जाम में क्यों नहीं हो सकता? क्या बच्चे मतलब बहकाने के लिए है कि तैयारी करने वो आ जाएंगे? पहली बात तो कोचिंग इतनी महंगी हो चुकी है, रहने का जो खर्चा है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद आपको पता भी नहीं है कि एग्जाम जो है कब होगा, कब वैकेंसी आएंगी, फिर पेपर आउट हो गया तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, तो वहाँ से कितने साल का सोल्यूशन होगा? एसएससी का देख सकते हो 3-4 सालों में फाइनल वो होगा, फिर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट है वो कितने सालों में मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लेकर हमने एक मॉडल कोड बनाई थी, और मेरा मकसद यही था कि जब मैं उन्हें पार्लियामेंट में जाती हूँ तो मैं इन सब मुद्दों को एक साथ करके और मतलब इन सब चीज़ों में सुधार करवाने की कोशिश करूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी एरिया से, मैं इलेक्शन की तैयारी करूँगी लोकसभा की, तो मैं अपने हरियाणा से भी कर सकती थी क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे को 14-15 साल हो गए यहीं पर रहते हुए, तो इस एरिया से अब जो अपनापन है वो वहाँ से नहीं लगता, क्योंकि जाना ही कब होता है। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ आते हैं तो एक सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे ऊपर। जब भी रिजल्ट आता है तो आईएएस की तैयारी वालों के ऊपर इतना होता है कि पूरी रिश्तेदारियों फैल जाती है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ के आएगा, तो वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हर बच्चे के साथ होता है किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी को कर रहा है। उसके बाद यहीं रहते रहते बच्चों की आवाज़ उठाते इसी एरिया से इतना वो हो गया कि आप जो करना है यहीं से करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस एरिया से लोकसभा की इलेक्शन लड़ूँ और आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे को मिले, ताकि मैं यहाँ से जाकर ये सब मुद्दे हैं जिससे मैं भी गुजरी डिस्ट्रिक्ट जज से, उसको मैं वहाँ जाके सोल्व करवा सकती हूँ। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, क्योंकि मेरा एरिया होगा तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी आपकी हेल्प करूँ। और अगर मैं जीत जाती हूँ तो बच्चों के लिए यहाँ से फ्री लाइब्रेरी, फ्री जो पीछे है एक, वो मेरी तरफ से चलेगा जब मैं यहाँ से जीत जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं ये सब चीज़ें मैं फ्री कर दूँ। तो मैं क्लास में आने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि आप लोगों तक जो मेरी बात है, मेरी जो भावना है, मैं उसको पहुँचा सकूँ। मेरा नाम राजीव कुमार था।